हेलो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जहां 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप उठती है। इस घटना को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, फिर भी लोगों के दिलों में अभी भी यह जख्म ताज़ा है। इस दर्दनाक घटना और दुख भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली पूरी घटना को। दोस्तों, साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रोलेक्ट नामक बिल को पेश किया था और यह बिल मार्च के महीने में पार कर दिया गया था, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ और इसके जरिए ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। और इस रोलेक्ट अधिनियम को महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। साल 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रही थी। अमृतसर में 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। 9 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। इन नेताओं के नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। अमृतसर के लोग इन दोनों नेताओं को रिहाई करने की कोशिश कर रहे थे। अमृतसर के बिगड़ते हालातों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी जनरल डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इस लॉ की वजह से नागरिकों की स्वतंत्रता और आयोजनों पर प्रतिबंध लग गया था। मार्शल लॉ के तहत जहां पर भी 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के आयोजित सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी, ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ न कर सके। 12 अप्रैल को फिर से सरकार ने अमृतसर के 2 अन्य नेताओं को, जिनके नाम चौधरी बुगा और महाशय रतन को अरेस्ट कर लिया गया था। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया था, जिससे शहर के हालात और बिगड़ते गए। ब्रिटिश पुलिस ने हालातों को संभालने के लिए इस शहर में और सख्ती कर दी थी। दोस्तों, 13 अप्रैल के दिन हजारों की संख्या में
लोग इकट्ठा हुए। उसी समय डायर ने अपने ऑफिसर्स को फायरिंग का आदेश दे दिया और तब हुआ बहुत ही दिल दहला देने वाला हत्याकांड। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था और इस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरि मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए चले गए थे और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 5000 लोग इस बाग में मौजूद थे। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इस दिन करीब 12:40 में डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी। करीब 150 सैनिकों के साथ इस जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और लोग गोली से छलनी होते रहे। कहा जाता है कि ये गोलीबारी तब तक जारी रहा जब तक कि सैनिकों के गोली बारूद खत्म नहीं हो जाती और वही गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस बाग में केवल एक ही दरवाजा था जिसे सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था और एकमात्र निकासी द्वार को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूदने लगे, लेकिन गोलियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और यह कुआं लाशों से भर गई थी। इस बाग की जमीनें खून से लाल हो गई थी। इसके बाद बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए थे। ये शव ज्यादातर बच्चों और महिलाओं के ही थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। इस नरसंहार में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया है। दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाने और एक साथ एक जगह पर लगभग 5000 से ज्यादा लोगों का एक साथ इकट्ठा होना था। भारतीय एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि उस दिन बैसाखी का त्योहार था और बैसाखी के दिन आसपास के गांव के लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर आते थे और पास में था जलियांवाला बाग, जहां पर लोग भ्रमण करने आते थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी जगह पर एक विरोध सभा का आयोजन किया था। यह विरोध सभा भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, किंतु अंग्रेज सरकार को यह लगा कि वह सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया गया। ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारियों को दी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो किया था वो एकदम सही था और हम इसे स्वीकारते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया नरसंहार एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसे पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर, जनरल डायर और ब्रिटिश अधिकारियों ने रचा था। जनरल डायर ने लोगों को भयभीत करने के लिए यह हत्याकांड किया ताकि लोग आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाए, लेकिन जनरल डायर और अंग्रेजी सरकार गलत थे तथा पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आग और आक्रोश और भी ज्यादा भड़क उठी। लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हो रहे उग्र प्रदर्शनों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में
एक कमेटी का गठन किया था। इस हंटर समिति में लॉर्ड हंटर के अलावा और कई लोग सदस्य थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पास करा लिया था। कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के मुताबिक पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को निर्दोष बताया गया। गोलीबारी करने वाले जनरल डायर के बारे में कहा कि जनरल डायर ने जो किया वह निष्ठा से बलपूर्वक किया और डायर के इस अपराध के लिए उसे नौकरी से हटाने का दंड दिया गया। माइकल ओ डायर रिटायर होने के बाद लंदन चला गया था। दोस्तों, अब आते हैं हम एक महान क्रांतिकारी शूरवीर उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। कहा जाता है कि 13 अप्रैल को वो भी उस बाग में मौजूद था जहां पर डायर ने गोली चलवाई थी और उधम सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे। उस समय उधम सिंह की उम्र 20 साल थी। इस घटना को उधम सिंह ने अपने आंखों से देखा था और इस घटना के बाद उधम सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए थे। उधम सिंह ने इस घटना के लिए जिम्मेदार रहे जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने का मकसद बना लिया और जुलाई 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। अब उधम सिंह के निशाने पर माइकल ओ डायर था। डायर को मारने के लिए उधम सिंह 6 साल तक लंदन में रहे और आखिर 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉन्स्टन हॉल में हुई बैठक में माइकल ओ डायर ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में उधम सिंह भी पहुंच गए थे। उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब में छुपा ली थी। सिंह ने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के साइज में काट लिया था, जिससे आसानी से वे रिवॉल्वर उस किताब में ले गए थे। डायर के स्पीच देने के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोली चला दी और डायर की मौके पर तुरंत मौत हो गई और उधम सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हो गया था। उधम सिंह के इस कदम की तारीफ भारतीय और कई विदेशी अखबारों ने की थी। इस हत्या के बाद उधम सिंह को लंदन में साल 1940 में फांसी दे दी गई थी। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए उधम सिंह ने कहा था कि माइकल ओ डायर को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थे और सिर्फ 21 वर्षों से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिखाया। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागरिक ने सम्मान किया है और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया था। जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की याद में यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। जलियांवाला बाग में अभी भी 13 अप्रैल 1919 की घटना से जुड़ी कई यादें मौजूद है। इस स्थल पर बनी दीवार पर आज भी उन गोलियों के निशान हैं जिनको डायर के आदेश पर उनके सैनिकों ने चलाई थी और उस स्थल पर आज भी वो कुआं मौजूद है जिसमें महिलाओं और बच्चों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। आज भी इस हत्याकांड को दुनिया भर में सबसे बुरे नरसंहार में गिना जाता है और इस बाग पर हर साल 13 अप्रैल के दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना।